नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका भूगोल एवं इतिहास के वीडियो के बाद सामान्य विज्ञान पार्ट 2 के बेहतरीन वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो प्रस्तुत है। प्रश्न 51। अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी द्वारा अग्नाशय रस ग्रहणी में प्रविष्ट होता है। इस रस में 3 खमीर पाए जाते हैं, उनका नाम बताइए। उत्तर है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पचाने के लिए काम आता है। ये माइलेज एंजाइम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए काम आता है। तीसरा है स्ट्रिप्सिन या लाइपेज एंजाइम। यह फैटी एसिड, वसा और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के काम आता है। प्रश्न 52। बालक के मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। बड़े होने पर ये कितनी रह जाती हैं? उत्तर है ये केवल 26 रह जाती हैं। प्रश्न 53। मानव शरीर में कीलक संधि यानी पाइवोट जॉइंट्स कहाँ पाई जाती है? उत्तर है शीर्षधर तथा अचक कशेरुकाओं के बीच। इसके कारण सिर चारों ओर सुगमता से घूम सकता है। प्रश्न 54। कौन सा हार्मोन मनुष्य को कठिनाई, भय और कष्ट के समय मजबूत बनाता है? उत्तर है एड्रीनालाइन। प्रश्न 55। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव काल में गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है तथा शिशु को स्तनपान कराते समय दूध का स्राव करता है। ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि से। 55A। बायोचार क्या है? उत्तर है बायोचार बायो फर्टिलाइजर और चारकोल से मिलकर बना है। बायोचार महीन दाने वाला एक उच्च कार्बन युक्त पदार्थ है जो लकड़ी, हड्डी, पराली आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों के निष्कासन की क्रिया से ओष्म विघटन यानी पाइरोलिसिस करके उत्पादित किया जाता है। यह पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रश्न 56। मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा पुष्पीय पादप किस परपोषित पौधे का उदाहरण है? उत्तर है मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स। प्रश्न 57। बायोचार कौन सी मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? उत्तर है बायोचार अम्लीय मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। प्रश्न 58। ब्रेंट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्या है? ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर में सेटलैंड द्वीप नॉर्वे के बीच तेल उत्पादन क्षेत्र हैं, जबकि वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट यानी WTI ऑयल के क्षेत्र में मुख्यतः अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्न 59। भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI शामिल है अथवा नहीं? उत्तर है भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI सम्मिलित नहीं है। भारत ब्रेंट क्रूड उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 60। मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर है मात्र DNA में उत्परिवर्तन, सूत्रकणिका वाले रोग, माइटोकॉन्ड्रियल होने पर संतान में सूत्रकणिका रोगों के निरोध के लिए प्राकेंद्रिक स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रो न्यूक्लियर का एक युग्मनज से दूसरे युग्मनज में स्थानांतरण होता है। इस तकनीक के लिए पहले स्वस्थ दान किए गए अंडे यानी सूत्रकणिका दाता द्वारा के निषेचन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इच्छुक माँ के प्रभावित अंडाणुओं को इच्छुक पिता के शुक्राणु के साथ निषेचित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 61। कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? उत्तर है फर्टिगेशन अर्थात फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना है। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। इससे पौधों को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व मिल जाते हैं और मूल्यवान उर्वरकों का निक्षालन द्वारा अपव्यय भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 62। जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? उत्तर है इस नीति में गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कार्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त व बेकार अनाज जैसे क्षतिग्रस्त गेहूँ, टूटा चावल, सड़े हुए आलू आदि के इस्तेमाल को इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 63। एजोला क्या है? उत्तर है एजोला मुख्यतः स्वच्छ जल तालाबों, गड्ढों तथा झीलों में पानी की सतह पर तैरने वाला एक निम्न वर्गीय पादप है। भारत में इसकी प्रजाति एजोला पिन्नोटा है। देश में एजोला का प्रयोग धान की फसल में हरी खाद के रूप में किया जाता है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है, जिसके फलस्वरूप धान उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 64। गगनयान कार्यक्रम के सफल समापन के बाद इसरो की योजना क्या होगी? उत्तर है अगला कदम अंतरिक्ष में मानव की निरंतर उपस्थिति के लिए क्षमता हासिल करने पर केंद्रित होगा। प्रश्न 65। पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में लाग्रांज बिंदु क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। उत्तर है लाग्रांज बिंदु 5 होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जाना जाता है। इन बिंदुओं पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समान होता है। इन बिंदुओं पर स्थित कोई भी वस्तु या पिंड पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य दोनों द्वारा समान रूप से बंधा हुआ होता है।
बिंदु L1 और L2 पर पृथ्वी, सूर्य और उपग्रह एक ही रेखा में होते हैं। L1 दिन की ओर रहता है तथा L2 रात भाग की ओर दर्शित है। L3 सूर्य के दूसरी ओर विपरीत दिशा में रहता है। L4 तथा L5 पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा कक्षा में पृथ्वी के सामने और पीछे 60 डिग्री दूरी पर स्थित है, जैसा कि सम्मुख चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न 66, STEREO क्या है, यानी स्टीरियो क्या होता है? उत्तर है, इसका पूर्ण रूप सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी होता है। यह अमेरिकी जुड़वा सौर स्थलीय संबंध वेधशाला है जो पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा के स्थिर लाग्रांज बिंदु L4 तथा L5 पर स्थित परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य का त्रियामी चित्र बनाकर भेजते हैं। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में जैसा कि लाग्रांज बिंदु L4 तथा L5 के बारे में बताया गया था, वो पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा कक्षा में पृथ्वी के सामने और पीछे 60 डिग्री पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 67, मध्यम भूस्थिर कक्षा के बारे में बताइए। उत्तर है, मध्यम भूस्थिर कक्षा उच्च भूस्थिर कक्षा एवं निम्न भूस्थिर कक्षा के मध्य पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र में जो उपग्रह घूम रहे होते हैं उनका मुख्य कार्य नेविगेशन, संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल का अध्ययन करना होता है। प्रश्न 68, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड भूमि क्या होती है? उत्तर है, आर्द्रभूमि स्थल और जल के बीच वो संक्रमणकालीन भूमि जहाँ वो उथले पानी से ढकी होती है, जैसे दलदल, पीठभूमि, पंखभूमि, ताज़ा अथवा खारा जल क्षेत्र आदि। अगला प्रश्न 69, रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन के बारे में बताइए। उत्तर है, वैश्विक स्तर पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि अभिसमय यानी वेटलैंड कन्वेंशन अपनाया गया था। आर्द्रभूमि समझौते में वर्तमान में 171 सदस्य हैं। प्रश्न 70, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उत्तर है, वर्ष 1986 में। प्रश्न 71, गन्ने की फसल पकने पर गन्ने के रस में ठोस पदार्थ की प्रतिशतता कितनी होती है? उत्तर है, 15 से 20%। प्रश्न 72, वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं लगते क्या कहलाते हैं? उत्तर है, क्रिप्टोगैमस। प्रश्न 73, अलसी की किस्म जीवन, तेल और रेशा दोनों के लिए विकसित की गई अच्छी किस्म है। अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? उत्तर है, लिनन फाइबर। प्रश्न 74, क्षारीय भूमि में सोडियम आयंस की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय भूमि में किसकी मात्रा अधिक होती है? उत्तर है, अम्लीय भूमि में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न 75, भूमि में क्षारीय लवण की मात्रा 1% से अधिक होने पर कोई भी फसल नहीं उग सकती है। ऊसर सुधार के लिए जिप्सम की आवश्यकता कितनी बार पड़ सकती है? उत्तर है, केवल 1 बार। प्रश्न 76, मधुमक्खी में निषेचित अंडे से रानी पुलिस व श्रमिक निकलते हैं, जबकि अनिषेचित अंडे से हमेशा नर ही निकलता है। इस नर का कार्य बताइए। उत्तर है, यह मैथुन के अलावा कोई भी कार्य नहीं करता है। प्रश्न 77, ओ वर्ग के रक्त समूह को सर्वदाता और एबी को सर्व आदाता क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि ओ में बाडी बट जनहीन, एबी जन है बाडीहीन। अर्थात ओ रक्त वर्ग में एंटीबॉडी होती है लेकिन एंटीजन नहीं होते हैं, और एबी रक्त वर्ण के लोगों में एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 78, सूरजमुखी के बीज में 40 से 50% तक तेल तथा खली में 40 से 45% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिनोलिक वसा अम्ल मनुष्यों के रक्त में क्या असर डालता है? उत्तर है, ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने के अतिरिक्त उस पर अपचायक प्रभाव भी डालता है, इसलिए इसे दिल की बीमारी वाले मनुष्यों को खाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न संख्या 79, 8 रुधिर वर्ग के समूहों में O+ रुधिर वर्ग के लोग विश्व में सर्वाधिक हैं। इसमें से किस रुधिर वर्ग के लोग सबसे कम पाए जाते हैं? उत्तर है, AB-। प्रश्न 80, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? उत्तर है, हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं में कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों में शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इनमें कैपिटल H एंटीजन नहीं होता और वो किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं आते हैं। इस ब्लड ग्रुप वालों की ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य होती है। प्रश्न संख्या 81, गोल्डन ब्लड क्या है? उत्तर है, आम मनुष्य के रक्त में RH या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, किंतु जिस मनुष्य के रक्त का RH न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है, यानी कि इनके शरीर में RH फैक्टर नल होता है, इस प्रकार के रक्त को गोल्ड ब्लड कहा जाता है। यह रक्त दुनिया के महज 45 लोगों के शरीर में ही पाया गया है, लेकिन इसके डोनर अब भी दुनिया में सिर्फ 9 लोग हैं।
इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को दुर्लभ माना गया है। यह रक्त किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 82। 10 दिन से अधिक समय तक उपवास रहने से यकृत पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है, यकृत कोशिकाएं अपने ग्लाइकोजन भंडार को ग्लूकोज में बदलती हैं। लंबे समय तक उपवास रहने के कारण ग्लाइकोजन कम होने लगता है। फलतः यकृत को रक्त शर्करा के अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल का उपयोग करता है, जिससे लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है। प्रश्न 83। मानव मस्तिष्क में पानी की मात्रा कितनी होती है? उत्तर है, मानव मस्तिष्क में 75% पानी, मानव की हड्डियों में 25% तक पानी तथा मानव के रक्त में 83% पानी होता है। प्रश्न 84। तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण किस तत्व के कारण होता है? उत्तर है, फिनोल और फ्लेवोनाइड्स की वजह से। प्रश्न 85। गाउसमीर रेशम किससे प्राप्त होता है? उत्तर है, गाउसमीर रेशम मकड़ियों द्वारा काता गया एक प्रोटीन फाइबर है। मकड़ियाँ अपने गोलाकार जाल में 7 तरह के रेशम को तैयार करती हैं, जिसकी मदद से मकड़ी ऊपर नीचे होती है। वो सबसे मजबूत ड्रैग लाइन रेशम होता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ कपड़े, मोटर वाहनों पर जंग रहित पैनल बनाने, चिकित्सा उपयोगी धागा बनाने आदि काम में आता है। प्रश्न संख्या 86। रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उत्तर है, रक्तचाप कम करने के लिए। प्रश्न 87। सत्यफल कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर है, निषेचन के पश्चात सीधे अंडाशय से विकसित होने वाले फल को सत्यफल या ट्रू फ्रूट कहा जाता है, जैसे आम, नारियल आदि। प्रश्न 88। असत्य फल या कूट फल किसे कहा जाता है? उत्तर है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, बाह्यदल आदि भी भाग लेते हैं, इसे कूट फल या आभासी फल अथवा असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे सेब, काजू, ककड़ी आदि। प्रश्न 89। कार्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख में से कौन सा अंग नेत्रदान किया जाता है? उत्तर है, कार्निया। प्रश्न 90। अनाज, दालें, सब्जियां और दूध में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? उत्तर है, दालों में। प्रश्न 91। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? उत्तर है, एमनियोटिक द्रव द्वारा। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर यह तरल एमनियोटिक थैली में सुरक्षित रहता है। एमनियोटिक थैली कोरियान और एमनियान झिल्लियों से बनी होती है। शिशु के जन्म के समय ये झिल्लियाँ फटने से यह द्रव बाहर निकल जाता है। प्रश्न 92। मानव भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य आपूर्ति होती है? उत्तर है, प्लेसेंटा के द्वारा। प्रश्न 93। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किस कमी से होती है? उत्तर है, प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर से कोमा, स्थायी रूप से मानसिक और शारीरिक विकलांगता आदि होने का खतरा रहता है, जबकि मरासमस से बच्चे का वजन घट जाता है, निर्जलीकरण, डायरिया और पेट में सिकुड़न के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 94। स्तनपायी मछली, उभयचर और पक्षी में से किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित रहता है? उत्तर है, उभयचर यानी एम्फीबियन। प्रश्न संख्या 95। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर है, अरक्तता यानी ब्लड इनसफिशियंसी। प्रश्न संख्या 96। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया गया हो। कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 97। रोग प्रतिकारक यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? उत्तर है, ल्यूकोसाइट। प्रश्न संख्या 98। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? उत्तर है, आयोडीन। प्रश्न संख्या 99। मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण फैलता है? उत्तर है, पारा यानी मरकरी। प्रश्न संख्या 100। क्लोरीन के खनिज का नाम बताइए। उत्तर है, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 101। प्रक्षेपास्त्र का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है, वर्नहर वान ब्राउन, ये जर्मनी के थे। सबसे पहला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल A4 था, जिसे सामान्यतः V2 रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 102। बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? उत्तर है, हाइड्रोपोनिक्स। प्रश्न संख्या 103। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। हेनले का लूप किससे संबंधित है? उत्तर है, यह किडनी की एक कार्यात्मक इकाई है और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।